वेलकम डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न बोर्ड की एग्जामिनेशन में इसमें से पूछे जाएंगे और आप लोगों के दिमाग में भी बातें आती होंगी कि कौन सा प्रश्न इस बोर्ड की एग्ज़ाम में इस चैप्टर में से पूछा जाएगा, उसका आंसर हम कैसे लिखें, सारी बातों की चर्चा करेंगे। आपके कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे, आपको याद करवाएंगे। और हमारा चैनल आप अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि बेल आइकन दबाते ही आपको हमारी क्लास की सूचना मिलेगी कि अच्छी सी क्लास आज यूट्यूब पर आ गई है और अच्छी क्लास पर सबका अधिकार है, आपका भी अधिकार है। शुरू करते हैं। आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आनुवंशिकता एवं जैव विकास में दो शब्द हैं। पहले हम इस शब्द की चर्चा करेंगे कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं। ठीक है, यह शब्द समझ में आएगा, उसके बाद आपको समझाएंगे कि आनुवंशिकता जो है और जैव विकास से कैसे जुड़ी हुई है, ये दोनों शब्द इस चैप्टर में क्यों हैं। तो देखिए, आनुवंशिकता क्या होता है। पहले अपन दो चीजों की चर्चा करेंगे, वंशागत लक्षण, फिर करेंगे आनुवंशिकता और फिर करेंगे आनुवंशिकी। इन तीन बातों को आपको पता होना चाहिए। तीन बातें कौन कौन सी भाई? पहला है वंशागत लक्षण या आनुवंशिक लक्षण किसे कहेंगे। दूसरा, आनुवंशिकता क्या होती है जो चैप्टर के नाम में है। तीसरा, आनुवंशिकी क्या होती है। तीनों शब्द काम के हैं, समझने वाले हैं। जब इनको समझेंगे तब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए, वंशागत लक्षण क्या होते हैं, तो ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं, स्थानांतरित होते हैं, उन्हें हम आनुवंशिक लक्षण या वंशागत लक्षण कहते हैं। माता पिता से संतान में जो लक्षण आ गए वो वंशागत लक्षण है। माता पिता से संतान में जो लक्षण आ गए वो कौन से हैं? वंशागत लक्षण हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बता दी थी, फिर भी देख लीजिए कि ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हें वंशागत लक्षण कहते हैं। लिख लो, इस बात को नोट कर लो। दूसरा है आनुवंशिकता किसे कहते हैं। तो ये सिंपल सी बात है कि ये जो लक्षण हैं जो माता पिता से संतति में जाते हैं उनको तो आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। तो इन स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है उसी को आनुवंशिकता कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा हो गई कि आनुवंशिक या वंशागत लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आनुवंशिकता कहलाती है। क्या कहलाती है? आनुवंशिकता कहलाती है। तीसरा शब्द आनुवंशिकी क्या होता है। तो आनुवंशिकी क्या है? एक ब्रांच ऑफ साइंस है, विज्ञान की एक शाखा है। क्या? आनुवंशिकी या जेनेटिक्स किसे कहते हैं? कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें इस आनुवंशिकता का भी अध्ययन किया जाए और इसके साथ साथ विभिन्नताओं का भी अध्ययन किया जाए, उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। लिख लीजिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी कहते हैं। दोनों में अंतर है, आनुवंशिकता और आनुवंशिकी। तीनों शब्द अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आपके बुक का अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया टॉपिक है। टॉपिक का क्या नाम है बच्चा? टॉपिक का नाम है जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। खास बात है भैया, जनन के दौरान जो होते, कोई भी जनन क्रिया हो, जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन कैसे होता है, ये बात खास बात है। संचयन शब्द का मतलब क्या होता है बेटा? एकत्र होना, एक जगह होना, संग्रहित होना। विभिन्नताएं एक जगह संग्रहित कैसे होती हैं, किस प्रकार से होती हैं, किन की बात कर रहे हैं अपन? विभिन्नताओं की बात कर रहे हैं। किसके दौरान? जनन के दौरान। तो देखिए, खास बात है, जनन जो होता है दो प्रकार का होता है। एक तो अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? ऐसा जनन जिसमें केवल एक जनक भाग लेता हो, उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। लिख लीजिए, ऐसा जनन जिसमें केवल एक जनक
ठीक है, एक जनक ही भाग लेता हो, नर व मादा उसमें नहीं होता है, केवल एक जनक ही होता है, उसी के द्वारा जनन होता है, तो इसे हम अलैंगिक या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अलैंगिक जनन जो होता है उसमें विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि अलैंगिक जनन जिन जीवों में होता है उनमें विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती हैं। तो बढ़िया आपका आंसर क्या हो जाएगा कि डीएनए, मैंने पिछली क्लास में बता चुका हूं इस लाइन को कि डीएनए की जब प्रतिकृति होती है तो कुछ उस समय कुछ त्रुटि हो जाती है। ठीक है, डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है, जब प्रतिकृति होती है, तो उस समय जो त्रुटि या कोई मिस्टेक हो जाती है, उस मिस्टेक के कारण अलैंगिक जनन द्वारा जीवों में कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। लगभग एक समान होती है लेकिन कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। ये विभिन्नताएं कुछ होती हुई एक नए जीव में बहुत सारी विभिन्नताएं हो जाती है। इस प्रकार विभिन्नताएं जो होती है उनका पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता रहता है? संचयन होता रहता है। और जिन जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है, नोट्स बनाने वाली क्लास है, ध्यान से देखना भाई, जिन जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होने और उनके संचयन होने के कई कारण हैं। कौन कौन से बताइए भाई, कौन कौन से कारण है? पहली बात तो यह है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो क्या लिखेंगे? ऐसा जनन जिसमें दो जनक भाग लेते हों। दो जनक किसी जनन में अगर भाग ले तो वह कौन सा जनन कहलाएगा? लैंगिक जनन कहलाएगा। कौन सा जनन कहलाएगा? लैंगिक जनन कहलाएगा। तो विभिन्नताएं उत्पन्न होने का कारण एक पहला तो यही हो गया कि इसमें दो जनक भाग लेते हैं। माता की आंखें भूरी हैं, पिता की आंखें काली हैं, माता के बाल लंबे हैं, पिता के बाल घुंघराले हैं। ठीक है ना, माता के नाक छोटी है, पिता की नाक लंबी है। तो अलग अलग हैं, दो जनकों में लक्षण भी अलग अलग हैं, इसलिए संतति में भी अलग अलग लक्षण उत्पन्न होंगे। तो लैंगिक जनन द्वारा जो जीव उत्पन्न होते हैं ना, उनमें विभिन्नताएं बहुत सारी होती हैं। किसकी तुलना में? जो जीव अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न होते हैं वो जीव लगभग अपने जनकों के समान होते हैं। माता के या पिता एक ही होता है, उसमें जनकों को बताऊंगा, जनकों के समान होते हैं। लेकिन लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति में क्या है? दो जनक जीव भाग लेते हैं, एक तो नर और दूसरा मादा। तो दोनों के लक्षण अगर आएंगे एक ही जीव में तो भैया विभिन्नताएं तो उत्पन्न होंगी ना। वह संतति जो होगी माता पिताओं से बिल्कुल डिफरेंट होगी, है ना कुछ अंतर होगा। आंखें भूरी हो गई, ठीक है, नाक लंबी हो गई, ठीक है, लड़के में माता की आंखें हो गई, पिता का नाक हो गया, ऐसा हो जाएगा ना। तो अलग अलग विभिन्नताएं खूब ज़्यादा हो गई ना। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं लैंगिक जनन में ज़्यादा होती है। क्यों? पहला कारण यह है कि दो जनक इसमें भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं। दूसरा क्या है? डीएनए की प्रतिकृति के समय त्रुटि होना। जो अलैंगिक जनन के समय होता है वो लैंगिक जनन में भी हो जाता है, क्योंकि दोनों में डीएनए जो होता है वो उसका रेप्लिकेशन होता है, प्रतिकृति इनकी बनती है अर्धसूत्री विभाजन के समय। तीसरी बात क्या है? जीन विनिमय का होना, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है उसकी पेकाइटिन अवस्था, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की पेकाइटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। तो जीन विनिमय की घटना होना और कुछ जीवों के डीएनए में उत्परिवर्तन के द्वारा आनुवंशिक पदार्थ में अगर कोई अचानक कोई परिवर्तन हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। तो उत्परिवर्तन के द्वारा दो प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं, या तो लाभदायक विभिन्नताएं, दूसरी हानिकारक विभिन्नताएं। हानिकारक विभिन्नताएं जो होती है उस जीव को नष्ट कर देती हैं, और लाभदायक विभिन्नताएं जो होती है ना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। तो चौथा कारण क्या है? उत्परिवर्तन है। कौन सा है बच्चा? उत्परिवर्तन है। इस प्रकार चाहे जनन कोई सा भी हो, अलैंगिक जनन हो या लैंगिक जनन हो, इन दोनों जननों में दोनों प्रकार के जनन जो होता है उनमें क्या होता है? विभिन्नताएं होती हैं। और ये विभिन्नताएं जो होती हैं वो देखो, इसको समझो, अगली पीढ़ी में जाती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पूर्ववर्ती पीढ़ी जो है उससे कोई अगली पीढ़ी, वंशागति संतति, मतलब अगली पीढ़ी में क्या होता है? एक तो उसको बॉडी मिलती है,
वंशागति संतति को क्या मिलता है? पूर्ववर्ती पीढ़ी से, पिछली पीढ़ी से, मतलब अपने माता पिता से। अपने में जो लक्षण आए हैं, कुछ लक्षण आ गए, उसमें अपने शरीर का डिजाइन, ये सब जीवों का डिजाइन लगभग एक सा ही होता है। 2 हाथ होते हैं, एक सिर होता है, नाक होता है, कान होते हैं, इस प्रकार का डिजाइन होता है। इसके अलावा कुछ विभिन्नताएं भी प्राप्त होती हैं। ठीक है, राकेश सुरेश से अलग होता है, सुरेश महेश से अलग होता है, महेश जो होता है वो प्रदीप से अलग होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से प्रदीप राहुल से अलग होता है। कुछ विभिन्नताएं भी होती है। दूसरी खास बात क्या है? माता पिता से भी वह संतति जो होती है ना, वह कुछ भिन्न होती है। समझ गए? कुछ क्या, बहुत सारी भिन्नताएं इनमें पाई जाती हैं। जो ये विभिन्नताएं जो होती है ना, जो लैंगिक जनन करता है उनमें तो अधिक होती है, और जिनमें अलैंगिक जनन होता है उनमें विभिन्नताएं थोड़ी कम होती हैं। तो देखिए, इस प्रकार दूसरी पीढ़ी जैसे मान लो कि हम हैं, हमारे बच्चे जो होंगे उनसे, उस दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी की तुलना में पहली पीढ़ी से जो विभिन्नताएं वो तो हैं ही। जैसे मेरे में है, आपके गुरुजी हैं, मेरे में HR सर में विभिन्नताएं हैं। ठीक है, मैं मम्मी की है, कुछ पापा की है, दोनों से मिलकर के मेरे में विभिन्नताएं आ गई हैं। ठीक है, अब मेरी जो संतति आएगी ना, उसमें मेरे में जो विभिन्नताएं हैं उनका तो होना, वो तो संग्रहित ही रहेंगी। इसके अलावा उनके जो पार्टनर है उससे जो विभिन्नताएं आएंगी वो भी उसमें संग्रहित हो जाएंगी, वो भी उसमें संचित हो जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नताओं का संचयन होता जाता है। मैं कुछ अलग हो गया, फिर जो अगली पीढ़ी में जो मेरे पोते हैं वो कुछ अलग होंगे, उसके पोते कुछ अलग होंगे, उसके पोते कुछ अलग होंगे। मतलब विभिन्नताएं कुछ अलग अलग बहुत सारी ज़्यादा होती जाती हैं। और एक समय ऐसा आता है काफ़ी लंबे समय के बाद कि वह जो जीव जो है ना, वो प्रारंभिक जीव से बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, एक नए जीव का विकास हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चा? जैव विकास कहते हैं। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। तो जैव विकास में विभिन्नताओं के संचयन होने की बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, जैव विकास में किसकी भूमिका होती है? पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नताओं के संचित होने की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसके साथ साथ उत्परिवर्तन जो होता है उसकी भी बड़ी भूमिका होती है। अब आप पूछेंगे सर उत्परिवर्तन क्या होता है? सजीवों के जो शरीर में अचानक से कोई परिवर्तन हो जाए, आनुवंशिक पदार्थ में विशेषता है, तो आनुवंशिक पदार्थ में जो अचानक परिवर्तन होते हैं वो अगली पीढ़ी में भी प्रकट होते हैं। ऐसे अचानक होने वाले आनुवंशिक पदार्थ में अचानक होने वाले ऐसे परिवर्तन जो कि अगली पीढ़ी में प्रकट होते हैं उनको क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। और उत्परिवर्तन के कारण भी नए जीव का विकास होता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो अब क्या लिखा है इसमें? इस प्रकार दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से आहरित विभिन्नताएं, पहली पीढ़ी से जो विभिन्नताएं प्राप्त की थी वो तथा कुछ और विभिन्नताएं भी जुड़ जाती है। आहरित विभिन्नताओं में कुछ और विभिन्नताएं भी जुड़ जाती हैं। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नताओं का संचयन होता रहता है। और विभिन्नताओं के संचयन होने से कई पीढ़ियों के बाद एक नया जीव बन जाता है, एक नया जीव बन जाता है। इसे ही क्या कहते हैं बच्चा? जैव विकास कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं कि लक्षणों की वंशागति के नियम। लक्षणों की वंशागति के क्या नियम हैं? ठीक है, इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। देखिए क्या क्या खास बातें हैं कि मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम किस बात पर आधारित हैं? इस बात पर आधारित हैं कि माता एवं पिता दोनों ही, भाई मनुष्य जो होता है उसमें किस प्रकार का जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। 2 जनक भाग लेते हैं, एक तो नर यानी कि पिताजी, दूसरा मादा यानी कि माताजी। ठीक है, 2 जनक भाग लेते हैं। और खास बात यह है कि दोनों का ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ संतति में स्थानांतरित करते हैं। दोनों ही माता व पिता दोनों ही जो होते हैं ना, वो समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ किसमें स्थानांतरित करते हैं? संतति में स्थानांतरित करते हैं। अर्थात संतति में जो लक्षण उत्पन्न होंगे वो आधे माता से आएंगे और आधे पिताजी से आएंगे। लेकिन खास बात यह है, प्रत्येक लक्षण जो होता है, इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्येक लक्षण माता पिता के DNA से प्रभावित होता है। आधे माता से लक्षण आएंगे, आधे पिताजी से लक्षण आएंगे। लेकिन ये खास बात देखो आप, लेकिन प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में 2 विकल्प होंगे।
जैसे मान लो कि लंबा व बोना, पिताजी लंबे हैं, माताजी बोनी है। अब संतति में कौन सा लक्षण उत्पन्न होगा, यह समझाने के लिए मेंडल ने कुछ नियम दिए। मेंडल ने कुछ संकरण प्रयोग किए, उन प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने कुछ नियम दिए। उन नियमों को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा, लक्षणों की वंशागति के नियम। ठीक है, देखिए, अर्थात प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में 2 विकल्प होते हैं, लेकिन संतान में कौन सा लक्षण उत्पन्न होगा, इस बात को मेंडल ने समझाया। ठीक है, इस बात को समझाने के लिए मेंडल ने जो नियम दिए, कौन सी बात को, कि माता व पिता दोनों का योगदान होता है संतान के निर्माण में। संतान में जो भी लक्षण उत्पन्न होते हैं वो या तो माता से आते हैं या पिता से आते हैं, मतलब दोनों से आते हैं। लेकिन कौन सा लक्षण उस संतति में दिखाई देगा, यानी कि कौन सा लक्षण प्रकट होगा, इस बात को समझाने के लिए मेंडल ने कुछ नियम दिए, जिसको क्या कहते हैं, लक्षणों की वंशागति के नियम या मेंडल की आनुवंशिकता के नियम उनको कहते हैं। ठीक है, ये नियम मेंडल ने दिए, इसलिए मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स या मेंडल को आनुवंशिकता का पिता भी हम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, मेंडल ने क्या किया भाई, खास बात है, 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, इसलिए ये छोटी छोटी बातें हैं, आप ध्यान में रखें। मेंडल ने क्या किया, संकरण प्रयोग किए थे। पूछ ले भाई मेंडल ने कौन से प्रयोग किए थे, तो आप बताएंगे संकरण प्रयोग, हाइब्रिडाइजेशन प्रयोग किए थे। किसने, संकरण प्रयोग किए थे। किस पर किए थे, मटर के पौधों पर किए थे। किसके ऊपर किए थे, मटर के पौधे पर संकरण प्रयोग किए थे। किसने किए थे, मेंडल ने किए थे भाई। ठीक है, क्या है लक्षण, क्यों किए थे भाई, मटर के पौधों को क्यों चुना, क्योंकि मटर के पौधे में ऐसे अनेक विपर्यासी, विपर्यासी का मतलब होता है एक दूसरे से भिन्न, एक दूसरे से भिन्न कई प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। मेंडल ने लगभग 34 लक्षणों का उन्होंने देखा उसमें मटर के पौधों में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मटर के पौधा जो होता है उसमें कई, एक पौधा जो होता है दूसरे पौधे से कई प्रकार से भिन्न होता है। एक पौधा लंबा होता है, एक पौधा छोटा होता है। ठीक है, एक पौधे में गोल बीज आते हैं, दूसरे पौधे में झुर्रीदार बीज आते हैं। ठीक है, एक की फली पिचकी हुई है, एक की फली फूली हुई है, एक की फली का रंग हरा है, दूसरी का रंग पीला है। ठीक है, पुष्प भी 2 प्रकार के आते हैं, एक में सफ़ेद आते हैं, एक में बैंगनी या पुष्प आते हैं। तो उसको समझना मेंडल के लिए आसान हो गया कि यार अलग अलग पौधा है, अलग अलग लक्षण है मटर के पौधे में, तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, और ये प्रयोग अपने को दिखाई देंगे। दूसरी बात, चौथी बात क्या है, उन्होंने अपने प्रयोगों का रिकॉर्ड रखा। मेंडल ने जो प्रयोग किए उनका रिकॉर्ड रखा। ठीक है, और मेंडल जो है वह सांख्यिकी या गणित एवं विज्ञान के ज्ञान का भी उपयोग किया। दोनों चीज़ें जानता था, वो स्टैटिस्टिक्स भी जानता था, साइंस भी जानता था, मैथ भी जानता था। तो जो भी वह एक्सपेरिमेंट करता था वह उनका रिकॉर्ड रखता था कि मैंने इतने पौधे लिए, लंबे लिए कि बोने लिए, इतने पौधे प्राप्त हुए, उनमें इतने पौधे लंबे थे, इतने पौधे बोने थे। तो उसका जो एकदम रिकॉर्ड रखा, उसने लिखित में रखा। ये सभी कारण जो हैं वो मेंडल की सफलता के कारण हैं। आप लोगों से पूछ ले कि मेंडल की सफलता के कारण लिखिए, तो आप बताएंगे मेंडल ने संकरण प्रयोग किए, दूसरा मटर के पौधों पर प्रयोग किए। मटर के पौधों में कई विपर्यासी या विपरीत, एक दूसरे से विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक मेंडल ने जो लक्षणों को चुना, वो अपने जिन लक्षणों को चुना वो शुद्ध लक्षण थे। फिर उन्होंने उनका अपने प्रयोगों को रिकॉर्ड रखा और गणित व विज्ञान विषय के ज्ञान का उपयोग उसने किया, इसलिए वह एकदम सही निष्कर्ष पर पहुंच सका। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों के बारे में। तब तक आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।